गुड इवनिंग। आप सभी लोगों ने कहा कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बता दिया जाए, तो इसमें तो हम आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता ही चुके हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा बता दें। एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है, और उस सेंट्रल मेटल पर लिगेंड लगे हुए होते हैं, ठीक, और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर से वो कंपाउंड बंद रहता है। तो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड को आप कैसे पहचानेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देख करके, ट्रांजिशन मेटल को देख करके और उस पर लगे हुए लिगेंड को देख करके। तो कंपाउंड्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय द विथ लिगेंड, है ना, और जिसमें एक सेंट्रल मेटल आयन ट्रांजिशन मेटल हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ठीक है। ए कंपाउंड इज सेड टू बी कोऑर्डिनेट इफ oppositely charged ligand connected with central metal ion with coordinate bond, that compounds are known as coordinate compounds. एक कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड तब कहेंगे जब उसमें एक लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को दिया हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ हो, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बंद करके रखते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसका आइडेंटिफाइंग फीचर है। सारे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में ये आपको स्फीयर दिखेगा, ठीक है। इसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होगा, दिस इज सेंट्रल मेटल आयन। इसमें बेसिकली ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं, और इसमें ये जो लगा हुआ है 6 मोल अमोनिया लगे हैं, इसको हम कहेंगे कि ये लिगेंड है। और दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, this is coordination sphere and this compound is coordinate compound, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक बड़े कंपाउंड एक दूसरे से मिलते हैं तो दो प्रकार के कंपाउंड्स बनते हैं, या तो डबल साल्ट बनता है या तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में, जैसे वाटर में, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन डबल साल्ट क्या होते हैं? दे कैन लूज दियर आइडेंटिटी इन द पोलर सॉल्वेंट। जैसे वाटर में उसको डिजॉल्व करो तो डिजॉल्व हो जाएगा, डबल साल्ट, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स नहीं डिजॉल्व होते हैं। जैसे हम लोग क्लास 12th में फेरस अमोनियम सल्फेट एक डबल साल्ट है, उससे टाइट्रेशन करते हैं और उसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ डबल साल्ट बिकॉज दैट लूजेस दियर आइडेंटिटी इन द पोलर सॉल्वेंट, राइट। और उसका फार्मूला आपको पता है, फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 NH4 SO4 टेकन थ्राइस इंटू XH2O। ऐसे ही एलम है K2SO4 L2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। ये सब डबल साल्ट हैं। डबल साल्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो होते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, ये डिजॉल्व नहीं होते। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो एक पॉइंट ये आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ओके। In 1898 it was Bunsen Burner who proposed this theory to explain the coordinate complexes. 1898 में बुन्सन बर्नर ने बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को प्रपोज किया कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए। इन्होंने 2-3 पॉइंट बताए थे, उनको आप नोट कर लीजिए माइंड में। पहला, एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में 2 प्रकार की बैलेंसी होती है। अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ बैलेंसी, प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी, ओके। एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में 2 बैलेंसी होती है, जो हमने बताया। दूसरा पॉइंट, प्राइमरी बैलेंसी करेस्पॉन्ड विथ ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाइल सेकेंडरी बैलेंसी करेस्पॉन्ड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी बैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर से कनेक्ट होती है, और सेकेंडरी बैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेट नंबर से कनेक्ट होती है। चूंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सेकेंडरी बैलेंसी कनेक्ट होती है, इसलिए सेकेंडरी बैलेंसी आयनाइज नहीं होती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में यही कहना है कि प्राइमरी बैलेंसी इज आयनाइजेबल बिकॉज इट करस्पॉन्ड विथ ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाइल सेकेंडरी बैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल because it correspond with
कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, एक बिग बॉन्ड दिखाते हैं क्योंकि ये आयनाइज हो जाती है, और सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड लाइन से। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, CuCl3 प्लस 4NH3 एरो CuNH3 taken for Cl2, this is CuCl2, right? तो CuCl2 प्लस 4NH3 एरो CuNH3 taken for Cl2। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहां पर CuNH3 बोल्ड लाइन से आप दिखाइए, NH3 NH3 और उसके बाद इसमें कितने Cl कनेक्ट है, 2 Cl, इसको हम डाटा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन थ्योरी में हम किसी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बोल्ड लाइन से हमने सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाया है। ठीक है, 4 सेकेंडरी वैलेंसी है, और डॉटेड लाइन से हमने प्राइमरी वैलेंसी को दिखाया है। जब इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग आयनाइज करते हैं ना, आयनाइज करने पर ये CuNH3 टेकन फॉर 2 पॉजिटिव चार्जेस प्लस 2 Cl माइनस। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 Cl माइनस ये आयनाइजेबल, इसको हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और ये 4NH3 आयनाइजेबल नहीं है, तो इसको हमने बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इस पे नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस इस कॉम्प्लेक्स में, एक ये केटायन हो गया इतना बड़ा, दिस इज केटायन। ठीक है, और ये 2 एनायन है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस इसमें कितने आ गए, 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, और इससे आप लोग प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को डिटरमाइन कर सकते हो। अब जैसे हम इसमें पूछे कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, तो आपको बताना है 2, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तो आपको बताना है 4। ठीक है, जो आयनाइजेबल नहीं है उसको लिखना है सेकेंडरी वैलेंसी, जो आयनाइजेबल है उसको लिखना है प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन थ्योरी में यही 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बाद हम आपको थोड़ा सा लिगेंड के बारे में बता दें। ठीक है, यहां पर नोट करते हैं लिगेंड। लिगेंड वे स्पीसीज होते हैं जो सेंट्रल मेटल आयन को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, और लिगेंड जो होते हैं दे आर बेसिकली एक्ट एज लुईस बेस। ये लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि ये CMI को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, और CMI का नेचर कैसा होता है, CMI का नेचर होता है लुईस एसिड की तरह, क्योंकि लुईस अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो यहाँ पर CMI चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि CMI इज एक्ट एज लुईस एसिड व्हाइल लिगेंड्स आर एक्ट एज लुईस बेस। तो लिगेंड जो होते हैं वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CMI को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो लिगेंड के बारे में आपको जानकारी हो गई। डिपेंडिंग अपॉन द डेंटिसिटी के आधार पर हम लोग लिगेंड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, डेंटिसिटी क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी, कौन सी स्पीसीज। तो लिगेंड्स की हम लोग बात कर रहे थे। लिगेंड जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेंटिसिटी लिगेंड को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, एम्बिडेंट लिगेंड और चिलेटिन लिगेंड। इसमें से जो क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर पूछा गया है वो एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में पेपर में आता है। ठीक है, बाकी मोनो, डाई, ट्राई ये सब उतना क्वेश्चन पेपर में कम फ्रेम किए जाते हैं, ज्यादातर एम्बिडेंट लिगेंड क्वेश्चन पेपर में फ्रेम होते हैं। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स वह होते हैं जिनकी डेंटिसिटी 1 होती है। ठीक है,
मोनोडेंटेट लिगेंड की डेंसिटी कितनी होती है 1। जैसे फॉर एग्जांपल NH3, अमोनिया की डेंसिटी कितनी है 1, तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड में आएंगे। और ऐसे ही हेलोजन आयन है, साइनाइड आयन है, ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है। बाइडेंटेट लिगेंड्स वह होते हैं जिनकी डेंसिटी 2 होती है, जैसे ऑक्जेलेट आयन COO-, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है। और CH2, NH2, दिस इज इथिलीन डाइमीन। इथिलीन डाइमीन की भी डेंसिटी 2 है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड होगा। ऐसे ही ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट को पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है। ट्राइडेंटेट में डाइथिलीन ट्राइमीन, टेट्राडेंटेट में ट्राइथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, ट्राइथिलीन टेट्राएमीन। उसके बाद पेंटाडेंटेट लिगेंड में हम EDTA, इसको हम लोग पेंटाडेंटेट लिगेंड में रखेंगे। इस पर 3 नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। इथिलीन डाइमीन ट्राइएसिटेट। EDTA मतलब इथिलीन डाइमीन ट्राइएसिटेट। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा CH2 and CH3 COO-, CH3 नहीं होगा, CH2 होगा। ठीक है। CH2 COO-, उसके बाद N CH2 COO- और H। ठीक है। इसकी डेंसिटी काउंट करिए 1 2 3 4 5। ये पेंटाडेंटेट लिगेंड है, इसको हम लोग EDTA 3- चार्ज उस पर लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हो गया पेंटा। उसके बाद हेक्साडेंटेट लिगेंड भी EDTA, लेकिन यहां पर 1 2 3 4 नेगेटिव चार्जेस होंगे। इथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेट, यहाँ पर ट्राइएसिटेट है, इसमें टेट्राएसिटेट होगा। और ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा CH2 ओके, CH2 N CH2 COO-, CH2 COO-, N CH2 COO-, CH2 COO-। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है 1 2 3 4 5 6। इसकी डेंसिटी 6 है। ठीक है। उसके बाद एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं जो आइदर साइड से CMI के साथ कनेक्ट हो सके। 2 साइड से कनेक्ट होने की कैपेसिटी होती है, उन्हें एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। जैसे आपके पास सपोज करिए ये मेटल है, इस मेटल में हम लोग एक एम्बिडेंट लगाते हैं, दिस इज नाइट्रो, राइट। नाइट्रोजन साइड से जब कनेक्ट होगा तो नाइट्रो है, और मेटल के साथ जब ये ऑक्सीजन ON, तो इसको हम कहते हैं नाइट्राइटो। ठीक है, दिस इज एम्बिडेंट लिगेंड। ऐसे ही आइसोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, ठीक है, और साइनो और आइसोसाइनो, ये सब एम्बिडेंट लिगेंड है। उसके बाद चिलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं जिनमें रिंग फॉर्मिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड, ये सब चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। चिलेटिंग लिगेंड, एक मिनट, चिलेटिंग लिगेंड, 1 मिनट प्लीज। CuNH CH2 NH CH2 NH2 रहेगा। दिस इज इथिलीन डाइमीन, दिस इज चिलेटिंग लिगेंड, क्योंकि ये कॉपर के साथ हम लोग देख रहे हैं कि ये इसमें रिंग फॉर्मिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, चिलेटिंग लिगेंड।
तो इस तरह से हम लोग लिगेंड्स को पढ़ें। लिगेंड में बाइडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स और एम्बिडेंट लिगेंड और किलेटिंग लिगेंड, यही ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में फ्रेम। एक पॉइंट और कवर कर देता हूं, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर के लिए कोई एक स्पेसिफिक फ्रेम नहीं है, या कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, या स्टेप्स ऑफ फार्मूले नहीं है। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये क्लियर होगा और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं एक फ्रेम बनाता हूं, उसी फ्रेम को फंडा मान करके आप वैसे ही नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखना है आपको नंबर ऑफ लिगेंड, कितना लिगेंड लगा है, ठीक है, उसको उसका नंबर लिखना, प्लस नेम ऑफ द लिगेंड, ठीक है, लिगेंड का नाम लिखिएगा, प्लस नेम ऑफ CMI सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखिएगा, फिर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिएगा, और लास्ट में प्लस नेम ऑफ लिगेंड which correspond with प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। इस फंडामेंटल फ्रेम पर आपको कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिखने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ CMI प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI प्लस नेम ऑफ लिगेंड व्हिच करस्पॉन्ड विद प्राइमरी वैलेंसी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल, और उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले CONH3 टेकन 6 Cl3। अगर आपसे किसी ने इसका नाम पूछा तो अब आप क्या बताएंगे? इसका नाम लिखना है हेक्सा अमोनियम कोबाल्ट थर्ड, फिर क्लोराइड, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। हमने यहां पर थर्ड क्यों लिखा? क्योंकि आप जानते हो यहां पर CO का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, X प्लस 0 इंटू 6 इज इक्वल टू प्लस 3, ठीक है। तो X इज इक्वल टू क्या आता है, प्लस 3, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस 3 लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट CMI, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा हेक्सा नंबर ऑफ लिगेंड, फिर अमोनियम नेम ऑफ द लिगेंड, फिर कोबाल्ट नेम ऑफ द CMI, फिर थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर क्लोराइड वो वाला लिगेंड जो प्राइमरी वैलेंसी से करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। और ये वाला कौन सा लिगेंड है जो सेकेंडरी वैलेंसी से करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस फ्रेम में आप नाम लिखिएगा। ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, एक हम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स लिखते हैं FeCl टेकन 6 माइनस 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 4 माइनस, ठीक है। एक साथ इसका अगर IUP नेम लिखेंगे आप लोग तो सबसे पहले क्या लिखना है, हेक्सा साइनो, क्योंकि साइनाइड है तो साइनो, फिर आयरन है, आयरन को लिखते हैं फिरेट, हेक्सासाइनोफिरेट। अब यहाँ पर साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लीजिए सेकेंड। यहाँ पर कोई हमने ऐसा लिगेंड नहीं लगाया जो करस्पॉन्ड कर रहा हो प्राइमरी वैलेंसी से, तो इसका नाम इतना हो जाएगा हेक्सासाइनोफिरेट सेकेंड। फिरेट यहाँ पर सेकेंड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है। कैलकुलेट करके देख लीजिए, X प्लस -1 इंटू 6, साइनाइड Cl का -1 होता है, ठीक है। X प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 नेगेटिव चार्जेस हैं, इज इक्वल टू 4 नेगेटिव चार्ज, तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 प्लस 6, तो X इज इक्वल टू +2, इसलिए हमने यहाँ पर +2 लिखा है, ठीक है। तो इस फंडामेंटल फ्रेम को फंडा मान करके आप लोग
कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का आयुपेक नॉमेनक्लेचर कीजिए। ये हमने दोनों एग्जाम्पल जो लिए हैं ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में कुछ और लिगेंड इनसाइड द ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। तो उनको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप आयुपेक नॉमेनक्लेचर करिए कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस का। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा चुका हूं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता चुका हूं, आइसोमेरिज्म और रह गया है। तो आइसोमेरिज्म इस साल जो है पेपर सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन उस पर हम वीडियो जरूर बना देंगे बाद में, ठीक है। अभी आप इतना कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में ये जो आपके कंटेंट में है इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर, बी केयरफुल, सी यू। बच्चों, फेरस अमोनियम सल्फेट का फार्मूला, फेरस अमोनियम सल्फेट को हम लोग मोहर साल्ट भी कहते हैं। अभी जब हम लेक्चर दे रहे थे शुरू में तो शायद हमने वहां पर टेकन थ्राइस कहा था, एक्चुअली वो टेकन ट्वाइस है। FeSO4 NH4 टेकन ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ठीक है। मैं लिख देता हूं बोर्ड पर, FeSO4 NH4 taken twice SO4 into 6H2O, दिस इज मोहर साल्ट। इसी को हम लोग मोहर साल्ट कहते हैं और ये डबल साल्ट है, ठीक है। दिखता जैसे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जैसा है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। ये है एक डबल साल्ट, ठीक है, क्योंकि ये वाटर में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।